नमस्कार मेरे प्यारे साथियों। आज हम मौलिक अधिकार के पार्ट 3 के बारे में चर्चा करने वाले हैं। अभी तक हमने 2 पार्ट देख लिए हैं, जिसमें हमने समानता का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार, शोषण के विरुद्ध अधिकार और धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार हमने पढ़ लिया था। अब हम पढ़ने वाले हैं शिक्षा, शैक्षणिक एवं सांस्कृतिक अधिकार। कौन से पढ़ने वाले हैं? तो अब हम पढ़ने वाले हैं शैक्षणिक एवं सांस्कृतिक अधिकार। ये जो अधिकार है, इसका वर्णन संविधान के अनुच्छेद 29 से 30 तक देखने को मिलता है। कहां से कहां तक देखने को मिलता है? 29 और 30 में देखने को मिलता है। अब हम बात करते हैं अनुच्छेद 29 में क्या बताया गया है। अनुच्छेद 29 कहता है हमसे कि जो अल्पसंख्यक हैं, कौन है आपके? अल्पसंख्यक। अल्पसंख्यक कौन होते हैं? जिनकी भारत में संख्या कम है। अल्पसंख्यकों को भाषा, लिपि और संस्कृति को संरक्षित करने का अधिकार है। अनुच्छेद 29 क्या कहता है? अल्पसंख्यकों को भाषा, लिपि और संस्कृति को संरक्षित करने का अधिकार है। कौन सा अधिकार है? अल्पसंख्यकों को भाषा, लिपि और संस्कृति को संरक्षित करने का अधिकार है। मतलब अगर उनकी संख्या कम है तो वो जिस भाषा को बोलते हैं उसको बढ़ावा दे सकते हैं, अपनी लिपि को बढ़ा सकते हैं और अपना जो पहनावा है उसको भी वो संरक्षित रख सकते हैं। ठीक है ना। अब हम बात करते हैं अनुच्छेद 30 की। अनुच्छेद 30 में क्या बताया गया है कि जो आपके अल्पसंख्यक हैं, कौन है आपके? अल्पसंख्यकों को शैक्षणिक संस्था स्थापित करने एवं उनका प्रबंधन करने की सुविधा दी जा सकती है। यानी जो आपके अल्पसंख्यक हैं, अल्पसंख्यकों को शैक्षणिक संस्थाएं स्थापित करने एवं उनका प्रबंधन करने का अधिकार है। यानी वो आपके शैक्षणिक संस्थान खोल भी सकते हैं और उनका प्रबंधन भी कर सकते हैं। इतना आपको याद रखना है कि आपके शैक्षणिक एवं साहित्यिक अधिकार, शैक्षणिक एवं सांस्कृतिक अधिकार अनुच्छेद 29 से 30 तक दिया गया है। इसमें अनुच्छेद 29 में क्या बताया गया है कि अल्पसंख्यक को भाषा, लिपि और संस्कृति को संरक्षित करने का अधिकार है। अगला अनुच्छेद 30 क्या कहता है? अल्पसंख्यकों को शैक्षणिक संस्थान खोलने और उनका प्रबंधन करने का भी अधिकार देता है। ठीक है ना। अब हमारा जो इम्पोर्टेंट अधिकार आने वाला है उसका नाम है संवैधानिक उपचारों का अधिकार। क्या नाम है उसका? संवैधानिक उपचारों का अधिकार। कौन सा अधिकार है? संवैधानिक उपचारों का अधिकार। ये कहां देखने को मिलेगा आपको? अनुच्छेद 32। अनुच्छेद कहां पर है आपका? 32। ये क्या कहता है? तो देखिए, अभी तक हमने जितने भी मौलिक अधिकार पढ़े हैं उन सब में बस बताया गया है कि आपको ये अधिकार है, वो अधिकार है। बट अब आप अधिकार
का अगर उल्लंघन होगा या अगर आपके अधिकारों को कोई छीन रहा है तो आप किस में जाकर केस करेंगे? तो आप अनुच्छेद 32 का पालन करेंगे, ठीक है ना। आप न्यायालय में अपने केस दर्ज करा सकते हैं, ठीक है ना। इसलिए अनुच्छेद 32 को, किसको, अनुच्छेद जो 32 है उसे बी आर अम्बेडकर ने, यानी डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने, भीमराव अंबेडकर जी ने डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी ने इसे संविधान की आत्मा कहा, संविधान की आत्मा कहा है। अगर क्वेश्चन आता है कि बताइए भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद को संविधान की आत्मा कहा गया है, तो अनुच्छेद 32 को कहा गया है, ठीक है ना। अब इसमें क्या होता है, तो इस अनुच्छेद 32 में बताया गया है कि जब आपके फंडामेंटल राइट यानी मौलिक अधिकारों का हनन होने पर आप सीधे सर्वोच्च न्यायालय में जाने का आपको अधिकार है। यानी मौलिक अधिकारों का, मौलिक अधिकारों का हनन होने पर, हनन होने पर, मौलिक अधिकारों का हनन होने पर सीधे सर्वोच्च न्यायालय, सर्वोच्च न्यायालय में जाने का अधिकार, ठीक है ना। कि अगर आपके मौलिक अधिकारों का हनन होता है तो आप सीधे कहां जा सकते हैं, सर्वोच्च न्यायालय में जा सकते हैं, ठीक है ना। अब इसमें ही आपको याद रखना है आर्टिकल 32 यानी अनुच्छेद 32 के तहत जो सर्वोच्च न्यायालय है, सर्वोच्च न्यायालय 5 प्रकार की रिट जारी कर सकता है। कितने प्रकार की? 5 प्रकार की रिट जारी करता है कौन? सर्वोच्च न्यायालय, ठीक है ना। लेकिन आपको याद रखना है आर्टिकल 226 अनुच्छेद 226 के तहत उच्च न्यायालय, कौन है आपका? उच्च न्यायालय भी 5 प्रकार की रिट जारी कर सकता है, 5 प्रकार की रिट जारी कर सकता है। इतना आपको याद रखना है। यानी आपका आर्टिकल 32 के तहत सर्वोच्च न्यायालय रिट जारी कर सकता है और अनुच्छेद 226 के तहत आपका उच्च न्यायालय रिट जारी कर सकता है। यानी दोनों ही कितने प्रकार की रिट जारी कर सकते हैं? 5 प्रकार की रिट जारी कर सकते हैं, ठीक है ना। अब देखते हैं वो 5 प्रकार की रिट कौन कौन सी। 5 प्रकार की रिट हैं वो कौन कौन सी हैं? पहला आता है आपका कौन सा? तो आप बोलोगे बंदी प्रत्यक्षीकरण। कौन सी है आपकी? बंदी प्रत्यक्षीकरण। कौन सी है? बंदी प्रत्यक्षीकरण। दूसरा आएगा आपका, यानी बंदी प्रत्यक्षीकरण हो गया। दूसरा जो आएगी आपकी उसका नाम है परमादेश। कौन सी आएगी आपकी? परमादेश। तीसरी हो जाएगी आपकी कौन सी? तो आप बोलोगे प्रतिषेध। कौन सी होगी आपकी? प्रतिषेध। और चौथे नंबर की जो होगी आपकी उसका नाम लिख लीजिए आप उत्प्रेषण। और फिफ्थ नंबर की जो होगी आपकी उसका नाम है आपका अधिकार प्रक्षा। अधिकार प्रक्षा। ये 5 प्रकार की
रिट जारी करता है आपका सुप्रीम कोर्ट भी करता है और आपका हाई कोर्ट भी करता है। तो अब बात करते हैं कि बंदी प्रत्यक्षीकरण में क्या बताया गया है। तो बंदी प्रत्यक्षीकरण में यह बताया गया है कि जिस भी व्यक्ति को गिरफ्तार किया गया है तो कोर्ट आपका बंदी करता, मतलब जो उसको गिरफ्तार करके लाया है उनको कहता है कि आपने जिस व्यक्ति को गिरफ्तार किया है उसको आप 24 घंटे के अंदर, कितने घंटे के अंदर, 24 घंटे के अंदर न्यायालय में प्रस्तुत करें, जिससे कि उसके पूछा जाएगा कि आपने क्या गुनाह किया है, क्या आप उस गुनाह को मानते हैं, ठीक है ना, इनके बारे में वो बात करता है, ठीक है ना। लेकिन आपको याद रखना है कि बंदी प्रत्यक्षीकरण में जो आपके पुलिस वाले रहते हैं या थाने वाले रहते हैं उनसे कहा जाता है कि सामने वाले की अनुच्छेद 21 एवं प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता का उल्लंघन नहीं होना चाहिए, ठीक है ना। तो आपको याद रखना है यह लोक अधिकारी व निजी व्यक्ति दोनों के विरुद्ध जारी होती है। किस किस के विरुद्ध जारी होती है? लोक अधिकारी व निजी व्यक्ति दोनों के विरुद्ध जारी होता है क्या? आपका बंदी प्रत्यक्षीकरण, ठीक है ना। अब अगला आता है कौन सा? आपका परमादेश। कौन सा आता है? परमादेश आएगा कि आपका परमादेश में क्या बताया गया है कि कोई भी यह रिट तब जारी की जाती है, यानी कि न्यायालय के विवेकहीन इसके माध्यम से न्यायालय किसी भी लोक अधिकारी को आदेश दे सकता है कि वह उस कार्य को करे जिस कार्य को उसको नियुक्त किया गया है। यानी कि आपका जो सुप्रीम कोर्ट है वो ये कहता है कि आपको जिस कार्य के लिए नियुक्त किया गया है आप उस कार्य को करें, पर आप उस कार्य को करने से इनकार नहीं कर सकते, ठीक है ना। बट आपको इतना याद रखना है ये वाला जो परमादेश है ये राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के लिए लागू नहीं होता। किस किस लिए लागू नहीं होता है? राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के विरुद्ध लागू नहीं। न्यायालय राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति से नहीं कह सकता कि आपको ये काम करना पड़ेगा, ठीक है ना। तो हमने पहला दूसरे देख लिया परमादेश, मतलब वो आपके जो अधिकारी वर्ग हैं उन सबको आदेश दे सकता है कि आपको जिस कार्य के लिए नियुक्त किया गया है आप उसी कार्य को करें, ठीक है ना। अगला कौन सा है? आपका प्रतिषेध। तो प्रतिषेध का मतलब जितना सा है कि जो आपका उच्चतम न्यायालय है न्यायिक या अर्ध न्यायिक संस्था के विरुद्ध जारी होता है। ये किसके भी होता है? न्यायिक व अर्ध न्यायिक संस्था के विरुद्ध। न्यायिक व अर्ध न्यायिक संस्था के विरुद्ध जारी किया जाता है कि आप अपने सीमा के अंदर रहते हुए काम करना है, आपको अपनी सीमाओं का उल्लंघन नहीं करना है। कहने का मतलब इतना सा है कि आपके लिए जितनी सीमा बताई गई, जितना आपका कार्य का दायरा है उसके अंदर आपको काम करना है। अगर आप अपनी सीमाओं के बाहर जाएंगे तो आप पर कार्यवाही की जाएगी। इतना क्लियर है। अब अगला आता है कौन सा? अपना उत्प्रेषण। कौन सा आएगा आपका? उत्प्रेषण। तो उत्प्रेषण में क्या होता है कि अगर जो वरिष्ठ न्यायालय है, वरिष्ठ न्यायालय द्वारा अधीनस्थ न्यायालयों को, यानी किसके द्वारा? वरिष्ठ न्यायालय द्वारा अधीनस्थ न्यायालय को जारी किया जाता है। अब इसमें क्या होगा? तो देखिए अगर कोई अधीनस्थ न्यायालय है वो अपने कार्यों को पेंडिंग में रखी हुई है, ठीक है ना, कि मतलब वो काम को कर नहीं रहे, केस को सॉल्व नहीं कर रहे हैं, तो आपका उच्चतम न्यायालय है उनको लेटर जारी करता है कि आपके पास जितने भी केस पेंडिंग है उनको आप सॉल्व करें। अगर आपसे वो कार्य सॉल्व नहीं हो रहे हैं केस तो आप हमारे अंडर में उसको भेज सकते हैं,
ये क्या बताता है? आपका उत्प्रेषण बताता है। और अगला कौन सा आता है आपका? अधिकार प्रक्षा। तो अधिकार प्रक्षा का मतलब ये है कि इसमें ये बताया गया कि अगर आपका कोई अधिकारी अपने अधिकारों का गलत उपयोग करता है, यानी अगर कोई आपका सरकारी अधिकारी है, उसके पास कुछ अधिकार हैं, वो उन अधिकारों का या अपनी शक्तियों का गलत उपयोग करता है, तो उस पर कानूनी कार्यवाही की जाएगी या फिर उसको पद से निरस्त किया जा सकता है। ये कौन सा बताता है? आपका अधिकार प्रक्षा। ठीक है ना। अधिकार प्रक्षा क्या बताएगा आपका? किसके लिए जारी होगा? तो सार्वजनिक पद पर आसीन, सार्वजनिक पद पर आसीन। ठीक है ना। अब देखिए, अब हम ये हमारे क्या हो चुके हैं, आपके इधर तक की 5 प्रकार की रिट जारी हो चुकी हैं। अब हमारा एक क्वेश्चन है कि आपको क्वेश्चन याद रखना है कि भारत के किस न्यायाधीश को भारत में जनहित याचिका का जनक माना जाता है? कि भारत में किस न्यायाधीश को जनहित याचिका का जनक माना जाता है? जिनको इस क्वेश्चन का आंसर पता हो वो कमेंट करके उसका आंसर दें। धन्यवाद।